क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के जो मेजर डोमेन्स हैं उन्हें हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। अर्थ के अलग अलग जो डोमेन्स हैं, मतलब अर्थ पे क्या क्या है, तो अर्थ पे जैसे आप देखोगे पानी है, हवा है, जमीन है, ठीक है। मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। अब मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ मतलब क्या, जैसे ऐसा होता है ना कि आपकी स्कूल है, अब आपकी स्कूल को आप क्लासिफाई करोगे तो एक पुरानी बिल्डिंग, एक नई बिल्डिंग और एक जो कंस्ट्रक्ट हो रही है बिल्डिंग अभी, तो आपने क्या कर दिया, डोमेन बता दिया। अच्छा 3 डोमेन है हमारी स्कूल के। तो वैसे ही क्या है कि अर्थ भी जो पूरा अर्थ है तो उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग कौन कौन सी चीजें हैं, तो 3 डोमेन है। तीनों डोमेन को, मेजर डोमेन जो है उन्हें हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। तीनों डोमेन से मिलकर एक और अच्छा डोमेन बनता है, वो चौथा डोमेन भी पढ़ेंगे। देखिए तो अर्थ क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स द लाइफ। सारे प्लैनेट्स में से अर्थ ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है। लाइफ सपोर्ट करता है मतलब जहां पे जीवन है। जीवन क्यों है, क्योंकि यहां पे जमीन है, यहां पे पानी, यहां पे हवा है। जीने के लिए क्या चाहिए आपको, ये सारी चीजें चाहिए ना। तो जीने के लिए आपको जमीन चाहिए, ठीक है, लैंड, वाटर और एयर, तो ये तीनों चीजें चाहिए। और ये तीनों चीजें अवेलेबल कहां पे है, ये तीनों चीजें अवेलेबल है अर्थ पे। तो इस कारण से क्या है, अर्थ पे लाइफ भी है। द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। अब जो सरफेस होता है अर्थ का, तो इस सरफेस के ऊपर क्या होता है, 3 मेजर जो डोमेन्स है, 3 मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एनवायरनमेंट के, ये रहे 3 मेजर कंपोनेंट्स, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। तो अब क्या होता है, ये तीनों जो डोमेन्स है, जो तीनों कंपोनेंट्स, ये क्या करते हैं, दे मीट, ओवरलैप, इंटरैक्ट विद ईच अदर। मतलब ये तो स्फीयर है ना, ये तो अर्थ का एक पार्ट है, लेकिन जब ये क्या होता है, मिक्स होता है। जैसे आप जमीन पे भी खड़े हो सकते हो, जमीन पे खड़े होकर बाजू में तालाब भी हो सकता है, पानी भी ऐसे निहार सकते हो, और हवा है उसे इनहेल कर रहे हो। अब तीनों जोन्स हैं, तीनों जोन्स क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं और ओवरलैप करते हैं। पहला जो डोमेन है, ठीक है, पहला जो स्फीयर है वो क्या है, लिथोस्फीयर। तो सॉलिड प्रोपोर्शन ऑफ लैंड पार्ट। तो लिथोस्फीयर मतलब, लिथो मतलब क्या होता है, लैंड, तो जहां जहां जमीन है वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो गया, ठीक है। फिर आता है जैसे एटमॉस्फेयर, तो क्या है, द गैसियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ। अर्थ के आजू बाजू हवा है, ठीक है, गैस है, और ये गैसियस लेयर जो है, तो गैसियस लेयर क्या बनाती है, एटमॉस्फेयर। तो गैसियस लेयर बनाती है एटमॉस्फेयर, ये हो गया। हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, तो पार्ट कवरिंग दी वाटर, वो हिस्सा जमीन का जो क्या करता है, वाटर को कवर कर रहा है। अर्थ का वो हिस्सा जो क्या कर रहा है, पानी से ढका हुआ है, वो हाइड्रोस्फीयर होता है। तो ये तीनों स्फीयर मिल गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर लैंड पार्ट, ये एटमॉस्फेयर एयर वाला पार्ट, और हाइड्रोस्फीयर पानी वाला पार्ट, ठीक है। ये तीनों पार्ट जो हैं, तो तीनों पार्ट मिलते जहां पे है वो बायोस्फीयर कहलाता है। एंड द मैजिक हैपेंस हियर, ठीक है, यहां पे जादू होता है, मतलब यहां पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। द नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर इज नोन एज बायोस्फीयर। जैसे मैं आपको समझाता हूं, ये देखो, ये क्या हो गया, पूरा जमीन का हिस्सा हो गया, ठीक है। अब जमीन के पास में जैसे क्या है, नदी निकल के जा रही है। अब हवा तो जो है, तो हवा तो क्या है, बहती रहती है। तो जहां पे आपको हवा, जमीन, पानी, ये सब कुछ मिलेगा, जहां पे इंटरैक्ट करेंगे, तो वो एक नैरो जोन होता है। जैसे आप आसमान में चले जाओ तो हवा ही हवा है, जमीन भी नहीं है, पानी भी नहीं है, ठीक है। समुद्र के अंदर डूब जाओगे तो वहां क्या है, आपको नीचे जमीन भी मिल जाएगी, पानी भी मिल जाएगा, लेकिन हवा नहीं है, वहां जिंदा नहीं रह पाओगे। और सिर्फ जमीन आपको बोलते पानी नहीं है, हवा भी नहीं है, तो भी जिंदा नहीं रह पाओगे। तो ये तीनों जोन, ठीक है, जहां पे इंटरैक्ट होते हैं, ठीक है, लैंड, वाटर, एयर जहां पे इंटरैक्ट होते हैं, वो बायोस्फीयर कहलाता है। वहां पे क्या होता है, लाइफ फॉर्म पॉसिबल होती है, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है द मैजिक हैपेंस हियर, ठीक है। मतलब जो सिचुएशन बन रही, तो वो सिचुएशन क्या है, आइडियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को अगर सर्वाइव करना है तो बायोस्फीयर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आ गया समझ में, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो हमने देख लिया मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ में 3 डोमेन जो होते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों इंटरैक्ट करके चौथा डोमेन बनाते होता है बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर इज द जोन वेयर लाइफ फॉर्म इज एग्जिस्टिंग। क्लियर। हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। अब जो पहला डोमेन है वो कौन सा है, लिथोस्फीयर का है। अब लिथोस्फीयर वाला जो डोमेन है, तो उसमें हम देखेंगे कि लैंड पार्ट लिथोस्फीयर में आता है, लिथोस्फीयर से जुड़े हुए और कंसेप्ट्स देखेंगे। तो it comprises the rocks of earth's crust and the thin layer of soil that contain nutrient elements which sustain organisms। क्या है, it comprises of rocks of the earth crust। earth crust क्या होता है, तो जैसे पूरा अर्थ है, अब अर्थ की जो ऊपर वाली परत है, ठीक है, ऊपर वाली जो मिट्टी है ना, इसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है। जो टॉप सॉइल होती है वो होती है क्रस्ट, ठीक है। तो लिथोस्फीयर में क्या आएगा, लिथोस्फीयर में क्रस्ट वाला पार्ट आता है, ठीक है। एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स। क्रस्ट वाला पार्ट जिसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं। जैसे आप देखते हो सॉइल क्या है, फर्टाइल होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि फर्टाइल सॉइल होगी तो उसमें आप क्या कर सकते हो, ज्यादा खेती कर सकते हो, खेती करोगे, उस पर क्रॉप्स उगाओगे, क्रॉप्स खाओगे, तब आप जिंदा रह पाओगे। तो वो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली, जैसे ह्यूमन बींग्स क्या है, क्रॉप्स ग्रो करके सस्टेन करते हैं, दूसरे जो ऐसे भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं जो क्या करते हैं, सॉइल के अंदर रहते हैं, तो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। प्लांट्स जैसे हैं, प्लांट्स भी एक तरह के ऑर्गेनिजम्स हो गए, वो सॉइल में ही क्यों ग्रो करते हैं, सोचा है कभी? क्यों? क्योंकि सॉइल से वो क्या लेते हैं, सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद ग्रो करते हैं, और हम उन प्लांट से फूड लेते हैं और हम भी तब ग्रो करते हैं। आया ना समझ में? तो इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड द थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, और वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स हैं तो वो क्या करते हैं, विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स, विच सपोर्ट द लाइफ ऑन द अर्थ। क्लियर? आगे देखो, द टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस आर। अब जैसे सरफेस जो है, मिट्टी जो है, वो आगे लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर के दो मेन डिविजन्स कौन कौन से हैं? तो दो मेन डिवीजन जो है वो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स, ठीक है। अर्थ के जो मेन दो स्फीयर्स हैं वो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन बेसिन्स। इज द लैंडमास लिथोस्फेयर ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड? ये जो है हमारा पूरा अर्थ है। अब ये पूरा अर्थ है तो आप देखते हो कि ये तो जमीन है, ऊपर अलग दिख रही है, ये तो जमीन है, ठीक है। इस पे क्या देखते हैं हम, इस पे घर बनाए, लोगों ने खेती करते हैं, लोगों ने बिल्डिंग बनाए, ऑफिस बनाए, ठीक है। दूसरा ये समुद्र है। तो अब हमने आपको ये बता चुके हैं कि लिथोस्फेयर में क्या आता है, लिथोस्फेयर में लैंड पार्ट आता है, लेकिन जमीन क्या सिर्फ ये जो ऊपर दिख रही है यही है? यहां तो पानी है, तो पानी के नीचे भी तो जमीन होगी ना। तो जो हमने स्टार्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा था, तीनों जोन आपस में इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसा नहीं है कि लिथोस्फीयर तो सिर्फ जमीन और पानी एक वन हैंड डिस्टेंस ले लेगा कि नहीं दूर खड़े रहो, ये तो दूसरा डोमेन है। तो ये इंटरैक्ट, ओवरलैप, ये सारी चीजें करते हैं। तो आपको ऐसे समझना है, लिथोस्फीयर में क्या आता है, लैंड पार्ट आता है। तो ये हम लिथोस्फीयर को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। एक तो कॉन्टिनेंट हो गया जो ऊपर अलग लैंड दिख रहा है, दूसरा ओशियन बेसिन, मतलब कि ये पानी के नीचे भी तो जमीन है, ठीक है। तो पानी के नीचे जो जमीन है उसे हम ओशियन बेसिन के नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है लैंड का उसे हम ओशियन बेसिन कहेंगे, ओशियन के नीचे जो जमीन है, और एक ये ऊपर जो दिख रही है उसे कॉन्टिनेंट कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होती है, दो पार्ट में क्लासिफाई कर देते हैं अर्थ सरफेस को। क्लियर है? अब देखो क्या है, इज द लैंडमास लिथोस्फीयर ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टेड? तो आप बोलोगे हाँ, जो पूरी लैंडमास है वर्ल्ड की तो वो क्या है, कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आप नीचे से अगर देखोगे तो नीचे से तो जुड़ा है ना, नीचे से जुड़ा हुआ है। तो लैंडमास इस तरह से क्या है, नीचे से जुड़ा हुआ है, ऊपर से आपको अलग दिख सकता है कॉन्टिनेंट्स, लेकिन वो पूरे वर्ल्ड का पूरा लैंडमास आपस में नीचे से जुड़ा हुआ है। होता क्या है, यहाँ पे डिप्रेशंस बन गए, गड्ढे बन गए है, जैसे ये रोड है, ठीक है। तो यहाँ पे गड्ढा था तो आपको यहाँ पानी भरा हुआ दिखेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यहाँ पाताल में चले जाओगे अगर पैर रखोगे तो यहाँ भी नीचे जमीन तो है, गड्ढा है, लेकिन तो उसमें पानी आ गया। तो वैसे क्या होता है, ओशियंस क्या है, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, तो दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में जो डिप्रेशन है, जो सेलो लैंड बना है, ठीक है, खाली जगह, वहां पे पानी भर गए। यहाँ पे लैंडमास कनेक्टेड है, बस बीच में जो डिप्रेशन है तो उनमें पानी भर गया और वो ओशियन बन गए। क्लियर? कंसेप्ट ऑफ सी लेवल, जो एरिया है, सी लेवल जो है, पानी का जो लेवल है ना, ये सी लेवल क्या है, ये सी लेवल स्टैंडर्ड हो गया, मतलब कि हाँ ये यहां से जीरो है, क्योंकि इस हाइट तक पानी भरा हुआ है। इसके बाद से जैसे जो जमीन ऊपर 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 होते जाएगी तो यहां पानी थोड़ी ना आएगा। पानी कहां तक रहेगा, जहां तक एक इक्वल क्या हो, फ्रंट हो। जितना गड्ढा था तो गड्ढे तक पानी पूरा अगर फिल हो जाता है तो वो 0 मीटर हो गया। ये आप सी लेवल को 0 मीटर मान के चलते हो, फिर वहां से आप जो भी जमीन होती, तो जैसे ये जमीन जो है ये क्या है, ये 0 से ऊपर है, तभी यहां पानी नहीं पहुंच पाया ना। द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव दी सी लेवल। तो अब देखो, अब ये सी लेवल समझ लिया तो अब एक बार में समझ जाओगे आप। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन पीक है। वो कितना है, तो सी लेवल से 8,848 मीटर्स ऊपर है। दी ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स, ठीक है, इज रिकॉर्डेड एट मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशियन। ये बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट डेप्थ। अब जैसे समुद्र में भी जमीन तो है नीचे, तो जो सबसे नीचे समुद्र में जमीन है वो कितनी है पता है, 11,022 मीटर्स, यानी कि आप इस हिमालय को सीधा का सीधा उठा के ये जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है उसमें डाल सकते हो और पूरा हिमालय डूब जाएगा। जो मरियाना ट्रेंच है पैसिफिक ओशियन में, वो इतनी गहरी है कि आप ये जो पूरा का पूरा हिमालय है, देखो इसको, ये एनिमेटेड बताया, तो हिमालय को ऐसे डुबा सकते हो आप, इतना गहरा ये ओशियन में पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है वर्ल्ड का। आगे ना समझ में? इस वीडियो में हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो लिथोस्फीयर मतलब लैंड पार्ट हो गया। अब लैंड पार्ट में हमारे पास क्या है, तो हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट्स है बहुत सारे, जो लैंड है, ठीक है, जो पूरी जमीन है। लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट होते हैं। अब आप अगर सोच रहे हो कॉन्टिनेंट क्या, कॉन्टिनेंट्स लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, तो ये लैंडमास दोनों, ठीक है, लैंडमास सेपरेटेड बाय वाटर बॉडीज, तो बीच में वाटर बॉडीज आ गई हैं, ठीक है।
तो उस कारण से क्या हो गया, ये जो सेपरेटेड लैंडमास है तो ये अलग अलग कॉन्टिनेंट कहलाने लगे। जैसे कि ये पूरा अलग है अफ्रीका, ठीक है, ये पूरा अलग है साउथ अमेरिका, ये पूरा अलग है नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा अलग है ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा यहाँ पे यूरोप, और ये है एशिया। ठीक, कॉन्टिनेंट क्या चीज है? तो कॉन्टिनेंट इज द पार्ट ऑफ लैंडमास which is separated by water bodies. अब there are 7 major continents, ठीक है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। नेक्स्ट, तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, बड़ी फ्रेम पे देखो जरा, बड़ी पिक्चर अच्छे से समझ आती है। तो ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये पूरा वाटर बॉडीज हैं। अब जो कॉन्टिनेंट्स है तो सारे कॉन्टिनेंट्स को भी समझना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये क्या है? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो पूरा अर्थ है, पूरे अर्थ का 1/3 तो एशिया में है। जितनी भी जमीन ऊपर दिख रही है ना, जो कॉन्टिनेंट वाली लैंडमास है, तो उसका 1/3 कहां पे है? उसका 1/3 एशिया में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तो वो एशिया में आता है। ये देख लो, एशिया की पोजीशन है, यहां से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है एशिया से निकलते हुए जाता है, एशिया के जो सदर्न कंट्रीज है उनसे क्रॉस होते हुए जाता है। क्लियर? एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब देखो, ये जो है ना, इसके इधर यहां पे यूरोप है पूरा। अब यूरोप और एशिया में आप बॉर्डर कैसे बनाओगे? तो यहां पे एक नेचुरल बॉर्डर है, मतलब एक माउंटेन रेंज है, ठीक है। यहां तो फिर समुद्र आ गया, तो एक जो माउंटेन रेंज है, जो रशिया और यूरोप के बीच में माउंटेन रेंज है, यूरल माउंटेन। क्लियर? तो उस सेंस में कहा गया एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूरल माउंटेन ऑन दी वेस्ट। तो वेस्टर्न साइड में यहां पे ये यूरल माउंटेन्स हैं और यूरल माउंटेन्स ने सेपरेट किया है एशियन कॉन्टिनेंट को यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। क्लियर? आगे क्या है? द कंबाइंड लैंडमास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अब क्या होता है कि ये जो वाला पूरा पार्ट है, मतलब यहां पे जैसे यूरोप आ गया, यूरोप और रशिया, ये जो यूरोप और एशिया दोनों जो कहना कह लो, तो यूरोप और एशिया का जो पार्ट है, क्योंकि यहां पे देखो बड़ी कंट्री रशिया ही है ना, तो इसलिए रशिया भी बोल सकते हैं हम। तो यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट है उसे हम कहते हैं यूरेशिया। सेकेंड कॉन्टिनेंट क्या है हमारे पास? यूरोप। तो यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। तो अब ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा जो है यूरोप है, यहां पे यूरल माउंटेन है, बताया था मैंने अभी, ठीक है। तो एशिया से ही लगा हुआ, लेकिन छोटा बहुत है। जरा वर्ल्ड मैप पे देखो आप इसे, तो ये क्या है? यूरोप एक छोटा कॉन्टिनेंट है। क्लियर? द कंटिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया, पता है। द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। देखो, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फिर एक आर्टिक सर्कल, पढ़ा था हमने चैप्टर 2 में। तो ये आर्टिक सर्कल जो है वो कहां से निकलता है? यूरोप में द आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। फाइन। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके 3 तरफ पानी है, 3 तरफ, इधर भी पानी है, यहां मेडिटेरेनियन सी है, इधर भी पानी है, ठीक है, और इधर भी पानी है, ऊपर आर्टिक ओशियन आ गया अभी, ठीक है। तो ये तीनों तरफ क्या है? समुद्र है। तीनों तरफ समुद्र है, तो हम क्या कह रहे हैं इसे कि इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ कॉन्टिनेंट है ये। क्लियर? अगला कॉन्टिनेंट आ गया हमारे पास अफ्रीका। तो अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। ये बोल रहे हैं एशिया के बाद में अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। द इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। क्या होता है कि जो 0 डिग्री है तो वो लगभग बीच से निकला हुआ है। जो इक्वेटर है ना, तो इक्वेटर एकदम बीचों बीच से निकला है, तो यहां ऊपर भी नीचे भी बराबर है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें तीनों पैरेलल्स देखने को मिलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों जो पैरेलल्स है, तीनों जो लैटिट्यूड्स हैं, ये तीनों लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? यहां से पास होते हैं अफ्रीका से। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड बाय ऑल साइड्स बाय ओशियन एंड सी। ये कॉन्टिनेंट को अगर आप देखोगे तो इधर भी सी है, रेड सी हो गया, इधर मेडिटेरेनियन सी हो गया, इधर अटलांटिक ओशियन हो गया, नीचे सदर्न ओशियन हो गया, इधर इंडियन ओशियन हो गया। तो चारों तरफ क्या है? ओशियन और सी देखने को मिल जाएगा चारों तरफ। ये सेपरेट है, मतलब एक आइलैंड टाइप का कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है। You will notice that the world's longest river, the Nile, flows through Africa. अब अफ्रीका में एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताता हूं, वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है। देखो, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में पहले क्लियर कर देता हूं यहां पे, क्यों? क्योंकि आगे आएगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। लॉन्गेस्ट मतलब क्या है कि ये यहां से चल के यहां तक चले गई, ये लॉन्गेस्ट। और लार्जेस्ट मतलब क्या है? जो यहां से यहां तक ही गई हो, लेकिन इतनी बड़ी रिवर है, ठीक है, इतनी बड़ी रिवर है। मतलब इसमें पानी क्या है? इसमें पानी बहुत सारा लेके चल रही है। मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर देखें तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज मोर इन दिस रिवर एज कंपेयर टू दिस रिवर। तो ये लॉन्गेस्ट जरूर है, बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करती है, ठीक। यहां इजिप्ट से चालू होती, नीचे तक बहुत लंबे तक जाती है ये। तो क्या होता है कि लॉन्गेस्ट रिवर है कौन सी? नाइल रिवर। और वो नाइल रिवर कहां पे है? नाइल रिवर है अफ्रीका में। अब आता है क्या? नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द 3rd लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। फर्स्ट एशिया, सेकंड अफ्रीका और थर्ड कौन सा है?
नॉर्थ अमेरिका। अब नॉर्थ अमेरिका में इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कंट्री ज्यादा नहीं है, देखो कितनी है। तो ये यूएसए का ही, अलास्का यूएसए का पार्ट है, यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको, और ये कुछ कुछ नीचे थोड़ी सी कंट्री है। तो ज्यादा कंट्रीज नहीं है नॉर्थ अमेरिका में। और एक और चीज, नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी सारी कंट्रीज के पास में क्या है, ओशियन एरिया है, ठीक है, मतलब कोस्टल लाइन है। देखो यूएसए का भी कोस्टल लाइन है, ठीक है, मैक्सिको का भी कोस्टल लाइन है, कनाडा का भी कोस्टल लाइन है, ग्रीनलैंड का भी कोस्टल लाइन है। तो ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा, ये चीज समझो जरा क्या है। देखो क्या होता है कि ये जो एरिया देख रहे हो आप, तो ये ग्रीन कलर देखो पतला 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 होता आ गया और साउथ अमेरिका से फिर कनेक्ट हो रहा है। तो यहां से यहां तक जमीन से जुड़ा हुआ है, ये अलग नहीं है। अब खोल दिया है वहां पे एक कैनल बना लिए ताकि शिप्स वगैरह निकल जाए आसानी होनी, तो शिप को कैसे जाना पड़ता है, इधर घूम के जाना पड़ता है पूरा, ठीक है, तो शिप्स वगैरह निकल जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो नेचुरली ये कनेक्टेड था और इस्थमस यहीं से निकल के आया। इस्थमस क्या होता है, तो नैरो लैंडमास विच कनेक्ट्स टू मेजर लैंडमास। तो दो बड़े बड़े लैंडमास को एक पतली सी स्ट्रिप ने, एक नैरो लैंडमास ने अगर कनेक्ट किया है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है इस्थमस वगैरह आ गया हमारे पास में। तो ये यहां पे इस्थमस है। इस्थमस क्या होता है, अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जॉइनिंग टू लैंडमासेस। दो लैंडमासेस को अगर ज्वाइन कर रहा है, कौन, दो लैंडमासेस को अगर एक नैरो स्ट्रिप ज्वाइन कर रहा है तो इस्थमस कहलाएगा। वहीं पे स्ट्रेट ये हो जाता है कि अगर दो लैंडमास है, जैसे आप इंडिया देखोगे और ये श्रीलंका देखोगे, इन दोनों को अलग कर रहा है कोई वाटर बॉडी, ठीक है, तो a strait is a narrow passage of water connecting two large water bodies like sea and oceans। तो दो लैंडमास को अलग करने वाला और दो वाटर बॉडीज, जैसे आप देखोगे इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को बीच में से एक पतली सी स्ट्रिप ने जोड़ के रखा है। एक पतली सी स्ट्रिप क्या है, पैसेज ऑफ वाटर ने जोड़ के रखा है, उसे स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेट। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये कॉन्टिनेंट को क्या बोल रहे हैं, इट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। यहां से अगर आप 0 डिग्री इक्वेटर देखते हो तो इक्वेटर के क्या है, नॉर्थ में है ये। और यहां से हमने टाइम का देखा था कुछ, ध्यान आया, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो कहां से निकलता है, स्टैंडर्ड मेरिडियन ग्रीनविच मीन टाइम जो है, तो वो ब्रिटेन से जो निकलता है यहां से, तो यहां से जो निकलता है तो उसके आगे ईस्ट, उसके पीछे वेस्ट, तो ये वेस्ट में है। तो इसी सेंस में यहां पे जो लिखा है ना, बहुत अच्छी तरह से लिखा है, बहुत सही एकदम से, ठीक है, क्या, द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन नदर्न, मतलब ग्लोब के नॉर्थ में है वो और वेस्ट में है, तो नदर्न वेस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है नॉर्थ अमेरिका। अब जो अगला कॉन्टिनेंट पढ़ेंगे हम वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, इक्वेटर के नीचे क्या हो जाएगा, साउथ, तो सदर्न हेमिस्फीयर हो गया, तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका लाई करता है, ठीक है। द एंडीज, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। साउथ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोला, देखो लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट तो हमारे पास है भैया, ठीक है, हाईएस्ट हिमालयास जो है, तो हिमालयास क्या है, हिमालयास इंडिया में है, इंडिया एशिया वाले पार्ट में है, क्लियर। और अगर बात करते हैं हम किस चीज की, लॉन्गेस्ट की, मतलब ये हाइट में सबसे ऊंचा हमारे पास है हिमालयन माउंटेन्स। लेकिन अगर लॉन्गेस्ट की, लॉन्गेस्ट मतलब क्या है कि जो माउंटेन की रेंजेस क्या है, बहुत लंबी है, बहुत दूर तक चलते आ रही है ना ऐसी, तो वो माउंटेन रेंज जो है, वो माउंटेन रेंज कहां पे, साउथ अमेरिका में, ठीक है, ये यहां पे ऐसी, ये साउथ अमेरिका में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज का नाम क्या है, एंडीज, ध्यान रखना है आपको। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द अमेजोन। मैंने आपको बताया अफ्रीका में क्या है, अफ्रीका में आप देखोगे तो लॉन्गेस्ट रिवर है, रिवर नाइल, लेकिन लार्जेस्ट रिवर की जब बात करते हैं हम, तो साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर, द अमेजोन रिवर, द ग्रेट अमेजोन रिवर, ठीक है। अमेजोन रिवर इस तरह से ब्राजील वगैरह से होते हुए जाती है और अटलांटिक ओशियन में ड्रेन करती है, लेकिन जब ये जाती है तो अपने साथ में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करवा लेती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, चलो मैं बताता हूं। जैसे एक मेन रिवर है, एक मेन रिवर में जब एक रिवर आके मिलती है ना, अपना पानी जब मेन रिवर में आके देती है, अपना पानी ट्रिब्यूट कर देती है, वो ट्रिब्यूटरी कहलाती है। साउथ अमेरिका में जो ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुला, ये सारी कंट्रीज से मिलती हुई जो रिवर्स हैं, वो सब रिवर्स एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम बनाती है, ठीक है, अमेजॉन बेसिन बनाती है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, ठीक है, बहुत ज्यादा पानी है इसमें, पानी है यहाँ पे, बहुत बड़े, बहुत घने जंगल हैं। अब है ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर में एक जो कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जो पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट जो पूरा का पूरा, सबसे छोटा इन द सेंस साइज में नहीं है, सबसे छोटा जो सदर्न हेमिस्फीयर में। बाकी जो दूसरे सदर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से, जैसे साउथ अमेरिका भी आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, मेजर पार्ट आता है उसका, अफ्रीका भी आता है सदर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो पूरा का पूरा सदर्न हेमिस्फीयर में और सबसे छोटा सदर्न हेमिस्फीयर का
कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये जो पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक, ये कॉन्टिनेंट है ओशियाना। क्यों? क्योंकि ओशियाना कॉन्टिनेंट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में न्यूजीलैंड भी आता है, पपुआ न्यू गिनिया भी आता है, ठीक है, मेलेनेशिया भी आता है, पॉलिनेशिया भी आता है, ठीक है, ये सारा पार्ट आता है। तो उस सेंस में क्या है, उस सेंस में अगर हम देखें तो ये पूरा ओशियाना कॉन्टिनेंट। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, एक नया कॉन्टिनेंट और डिस्कवर किया गया जिसमें न्यूजीलैंड और कुछ आसपास के आइलैंड आते हैं, जो एक नया कॉन्टिनेंट रिकॉग्नाइज किया गया। इसका नाम क्या है? इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सी। तो चारों तरफ से क्या, देखो इधर भी ओशियन, इधर भी ओशियन, सी है, इधर सब कुछ है, तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है, ठीक है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट, इसीलिए इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है। 6 हो गए। अब सातवां देखो, सातवां क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका लाइज कंप्लीटली इन दी सदर्न हेमिस्फीयर, इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब देखो कहां है, तो ये है अंटार्कटिका। जो अंटार्कटिका हम पढ़ने वाले हैं ना, तो अंटार्कटिका इधर है साउथ में एकदम, तो ये अंटार्कटिका यहाँ पे साउथ में, ये वाला जो कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको नीचे, ये है अंटार्कटिका। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। इसका 3D में यहां देखिए तो यहाँ साउथ पोल है, तो साउथ पोल अंटार्कटिका में आता है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट, क्योंकि साउथ पोल में तो सोलर इंसुलेशन कम जाएगी और जमीन है, तो अब जमीन के ऊपर क्या है, परमानेंटली ये आइस शीट जो होती है, ग्लेशियर्स होते हैं, तो ग्लेशियर्स से ढका हुआ रहता है। तो यहाँ पे क्या है, ग्लेशियर ही ग्लेशियर है सारा सब कुछ, ठीक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। अच्छा, परमानेंट भी लिखा है यहाँ पे, समझना क्या है, यहाँ पे परमानेंटली ह्यूमन बींग्स नहीं रहते हैं, मतलब टेम्पररी तो रहते हैं। टेम्पररी कैसे रहते हैं वो समझाता हूं। तो यहाँ की पॉपुलेशन क्या है, तो विंटर्स में पॉपुलेशन हो जाती है 0, कोई नहीं रहता, विंटर्स बहुत हार्श हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समर्स में क्या होता है कि रिसर्च सेंटर है, बहुत ज्यादा स्टडी चलती रहती है यहाँ पे, साइंटिस्ट वगैरह जो रहते हैं, जियोलॉजिस्ट वगैरह जो रहते हैं, तो वो देखते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं। तो अंटार्कटिका में क्या होती है, स्टडी चलती रहती है। तो देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट, क्योंकि परमानेंटली कोई नहीं रहता, स्टडी पर्पज से जाते हैं लोग, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वहां पे रिसर्च करते हैं, वापस आ जाते हैं, क्लियर। तो रिसर्च स्टेशन बनाए, हर कंट्री ने अलग अलग रिसर्च स्टेशन बनाए, तो इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर, ठीक है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये इंडिया के रिसर्च सेंटर है, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट हो गए हमारे, तो सातों कॉन्टिनेंट एक बार फटाक से रिकॉल करेंगे सारे। एशिया, यूरोप, बोलो बोलो जल्दी उधर से, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका पढ़ा, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद में हमने ये लास्ट में पढ़ा अंटार्कटिका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर के बारे में। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हमारे अर्थ का वो वाला डोमेन जहां पे पानी पाया जाता है, समुद्र, तालाब, नदी, लेक्स, रिवर, सब कुछ, ठीक है। तो वो क्या हो गया, वो हाइड्रोस्फीयर का पार्ट हो गया। अब देखो हमारा जो अर्थ है, अर्थ को क्या कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। लिथोस्फीयर में हमने कॉन्टिनेंट समझे थे, अब कॉन्टिनेंट जो है तो लैंड वाला पार्ट हो गए, ठीक है, वो लिथोस्फीयर का पार्ट हो गए। लेकिन अभी आप देखोगे ब्लू ब्लू कलर में जो पानी भरा हुआ दिख रहा है ना, ये पूरे ओशियंस जो दिख रहे हैं, ओशियन, सीज और जो जितनी भी दूसरी दूसरी वाटर बॉडीज हैं, ये सारी वाटर बॉडीज मिलकर बनाती है हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। देखिए यहाँ पे, तो अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट इज बीइंग कवर्ड बाय वाटर बॉडीज, ठीक है। मोर देन 71% अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। अब हम वाटर को ब्लू प्लैनेट इसलिए भी कहते हैं, अर्थ का 71% से भी ज्यादा जो पार्ट है पानी में डूबा हुआ है। तब स्पेस से अगर आप देखोगे ऊपर से तो आपको लैंड दिखेगी, लेकिन ज्यादा क्या दिखेगा, ब्लू कलर दिखने वाला है, पानी दिखने वाला है। ये जो 71% ऑफ अर्थ की आप बात कर रहे हो ना, जो पानी से ढका हुआ है, तो ये पानी किसी काम का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मान लो कि ये जो पूरा 100% पानी है, ठीक है, पूरा पानी अर्थ में जितना भी पानी है, तो इस पूरे पानी का क्या है, आउट ऑफ दैट 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियंस, ठीक है। तो ये सारी वाटर बॉडीज जो है, जितना भी पानी है अर्थ पे, ठीक है, ये अर्थ का मतलब मान लो पूरा पानी है, तो पूरे पानी का क्या, 97, टू बी मोर प्रिसाइज 97.2% ऑफ अर्थ्स वाटर इज इन ओशियन। अब ओशियन में, समुद्र में पानी है तो कैसा होगा, नमकीन होगा, ठीक है। ये सॉल्टी वाटर है तो ये किसी काम का नहीं है। हमारे 97% जो पानी है वो किसी काम का नहीं है। सिर्फ अगर देखें हम तो 2.8% पानी हमारे काम का है। आउट ऑफ दैट 97% ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशियंस। चलो 97% तो गया हमारे हाथ से। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट एंड ग्लेशियर्स। अब देखो बचा कितना था, 2.8 बचा था। अब इस 2.8 में भी क्या, 2.77, ठीक है, एक मेजर चंक, ये भी पूरा पूरा ही गया। तो जितना फ्रेश वाटर है, तो फ्रेश वाटर का भी एक मेजर हिस्सा क्या है, या तो ग्लेशियर के रूप में है। तो ग्लेशियर के रूप में कहां पाया जाएगा, पहाड़ों के ऊपर, जैसे हिमालयास पे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे। तो क्या है, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स। तो अधिकतर पार्ट क्या है, या तो आइस शीट के फॉर्म में देखने को मिलता है, या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड है या तो, ठीक है। तो हम जो बोलते हैं ना कि पानी है, पानी है, तो वो पानी
एकदम इंटरमीडिएट यूज के लिए नहीं कि बस आप इमीडिएट यूज के लिए नहीं कि आप उसे यूज करो। जो हमें सरफेस पे पानी दिखता है, जो नदियां दिखती हैं, जो तालाब दिखते हैं, हम सोचते हैं इतना सारा पानी नदी में, इतना सारा पानी तालाब में, वो कितना है? मात्र 0.03%। तो बहुत चिन्नुक सा पानी है हमारे पास में जो सरफेस पे हमें दिख रहा है। अब सोच लो इतना सारा पानी है लेकिन हमारे पास कितना है काम का अगर देखा जाए एट प्रेजेंट, तो वो 0.03। वो बात अलग है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर जो है तो उसे पंप आउट कर ले रहे हैं ट्यूबवेल्स के थ्रू, लेकिन वो खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बजाते रहना ताली। वाटर फॉर यूज, तो ये फ्रेश वाटर जो है वो बहुत कम है हमारे पास, ठीक है। और इसी कारण से क्या बोला जाता है, हेंस डिस्पाइट ब्लू प्लैनेट वी फेस शॉर्टेज ऑफ वाटर। तो ब्लू प्लैनेट जो है, तो यहाँ पे हाथी के दांत खाने के कुछ, दिखाने के कुछ, उस तरह की बात है कि अर्थ पूरा ब्लू है, बहुत पानी है, लेकिन काम का कुछ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, अभी जो हमारे पास है उसे हमने बहुत जुडिशियसली यूज करना चाहिए, ठीक है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप समझ में आया ना क्यों बोलते हैं पानी बचाओ पानी बचाओ? इतना पानी है लेकिन वो पानी काम का जो है वो बहुत कम है। तो हाइड्रोस्फीयर से आप समझ में आया आपको क्या चीज है? तो हाइड्रोस्फीयर मतलब द पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस विच कंटेन्स वाटर, ठीक है। इस वीडियो में हम ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया था। हाइड्रोस्फीयर वो डोमेन अर्थ का जहां पे पानी पाया जाता है। तो ओशियंस आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। देखो हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी। अब पानी जो है, तो मैंने आपको बताया कि अर्थ पे जितना भी पानी 97.2% जो है तो वो पूरा का पूरा ओशियन में। तो इस सेंस में क्या कहेंगे, ओशियन आर दी मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर और कहां है तो ओशियन के अलावा जैसे लेक्स है, रिवर्स है, ग्लेशियर्स वगैरह ये सब कुछ है, तो वो तो अलग है, ठीक है, वो कम छोटा प्रपोर्शन है। लेकिन आप बात करते हो ओशियंस की, तो ओशियंस कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। दी ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। The three chief movements of ocean water are, समुद्र का पानी हमेशा एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है, दिखता नहीं है लेकिन फिर भी क्या है, ओशियन वाटर इज कंटिन्यूअसली ऑन मूव। अब बोलोगे जाएगा कहां, रहेगा तो अर्थ पे ही, तो हाँ वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है पानी, ठीक है। जैसे नाव रहती है अगर, तो अगर नाव को बांध के नहीं रखते तो पता है ओशियंस में क्या होता है, नाव या तो वो कोस्टल एरियाज पे आ जाती है बाहर, या फिर अंदर समुद्र अगर खींच ले जाता तो बहुत अंदर अपने आप तैरते तैरते चले जाती है। तो ये एक एग्जांपल है कि बताता है ओशियंस में जो वाटर है इट इज ऑन कंटिन्यूअस मूव, हमेशा चलता रहता है पानी, ठीक। अब उसको चलाते कौन है, तो देखो अलग अलग फैक्टर्स हैं, वेव्स हैं, टाइड्स हैं, ओशियन करंट है। वेव्स क्या होती है, वेव्स यानी लहरें। आप देखते हैं ना ऐसे पानी उठ के आता है, आपके पैरों को छूता है, फिर वापस चले जाता है, तो वो जो वेव्स हैं वो वेव्स हो गई, लहर जो आती है उस कारण से पानी मूव होता है, ठीक है। अगली चीज क्या है, टाइड्स। टाइड से पानी कैसे मूव होता है, तो टाइड क्या होता है, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर। तो तीसरा क्या है, जैसे ओशियन करंट। ओशियन करंट मतलब क्या है कि जो समुद्र में पानी क्या करता रहता है, समुद्र में पानी एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होता है, बहुत सारा पानी। ओशियन करंट जैसे ऐसे चलते हैं अफ्रीका के कोस्ट पे, यहां से तो यहां से साउथ अमेरिका के पास आ जाएगा, यहां से यहां चले जाएगा, यहां से यहां। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है पानी, जो हम कह रहे हैं इट इज ऑन कंटिन्यूअस मूव, तो जो मूवमेंट होता है पानी का वो ओशियन करंट के कारण होता है। तो ऐसे तीन फैक्टर्स हैं ये जो क्या करते हैं, पानी को कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाते हैं। ओशियंस होते कौन कौन से हैं, तो जो मेजर ओशियंस है देखो वो ऐसे हैं, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, सदर्न ओशियन और आर्टिक ओशियन। ये पैसिफिक इसको पूरा बोल दिया, इसको अटलांटिक बोल दिया, ये इंडियन ओशियन हो गया, ये आर्टिक ओशियन हो गया, सदर्न ओशियन हो गया, फिर अंटार्कटिक ओशियन भी जिसे कहते हैं। पहला पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक इज द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो ये लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। ये देखो ये पूरा कवर करता है, ये इतना बड़ा, ये पैसिफिक ओशियन यहां से यहां तक, और इधर ये पैसिफिक ओशियन एक बड़ा सा विशाल काय क्या है, समुद्र है बहुत बड़ा। मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन। जैसे मैंने आपको बताया था लिथोस्फीयर वाले पार्ट में कि जैसे एक तो क्या होता है कॉन्टिनेंटल लैंड मास हो गया, और एक ये ओशियानिक बेस जो होता है, तो ये ओशियानिक बेड है और ये कॉन्टिनेंट्स है, तो इस तरह से अलग अलग एरियाज होते हैं। अब ट्रेंच कहां पे, मरियाना ट्रेंच, तो ये ओशियन के अंदर है। ओशियन के अंदर जो पैसिफिक ओशियन में एक बड़ी सी ट्रेंच बनी हुई है वो है मरियाना ट्रेंच, ठीक है। तो जो सबसे गहरा डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ का, माउंट एवरेस्ट डुबा सकते हो आप, माउंट एवरेस्ट पूरा का पूरा डुबा सकते हो, ठीक है। तो मरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन पैसिफिक ओशियन, यहां पे ऑस्ट्रेलिया के पास, ठीक है। अब द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंड्स इट, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे तो पैसिफिक ओशियन ये सर्कुलर है। अच्छा एक और चीज बताता हूं, सर्कुलर जो है ना, तो इसे यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, ऐसा लग रहा है कोई सा गेम चल रहा है। रिंग ऑफ फायर इसलिए क्योंकि यहां पे बहुत सारे वॉल्केनोज हैं ये पूरे एरिया में, ठीक है, पूरे एरिया में वॉल्केनोज हैं, अर्थक्वेक आते हैं कंटिन्यूअसली, तो वहां पे क्या है कि सब डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज हैं ये, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। अब ये डिस्ट्रक्टिव है क्यों, क्यों यहीं पे
वॉल्केनोज है और क्यों यहीं पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, तो यहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज है। प्लेट बाउंड्रीज जो लिथोस्फीयर प्लेट होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट मतलब जिनके ऊपर अर्थ हमारा क्या है, तैर रहा है ना, तो वो प्लेट्स, ये जॉइंट जो है, तो प्लेट्स के जॉइंट पूरे यहाँ पे है, ये अलग अलग प्लेट्स के, तो इस कारण से क्या है यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो अब अगला ओशन है अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पैसिफिक के बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक, ये है अटलांटिक ओशन पूरा। अब अटलांटिक ओशन को अगर आप देखोगे तो ये एस शेप में है, ठीक है। एक चीज हमने आपको यहां पे बताना था, और ये देख लो, तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशियन को सराउंड करते हैं। वहीं पर अगर आप अटलांटिक ओशियन को देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वेस्ट में नहीं ईस्ट में, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। फिर यूरोप का वेस्टर्न पार्ट और अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट, तो ये वाला जो पार्ट है पूरा, ये क्या बनाता है, ये एस शेप जो बनाता है वो अटलांटिक ओशियन है। It is flanked by North and South America on the western side and Europe and Africa on eastern side. The coastal line of Atlantic Ocean is highly inundated. Inundated क्या होता है, देखो जैसे कहीं पे ये कोस्टल एरिया सिंपल सा, यहाँ समुद्र है, ठीक है, समुद्र का पानी आ गया, लेकिन ऐसा अटलांटिक ओशन में नहीं है। अटलांटिक ओशन में कैसा है देखो, तो अटलांटिक कोस्ट पे ऐसा है कुछ, इनंडेटेड है, इस तरह से क्या है, टूटी हुई जमीन है। टूटी हुई जमीन है तो उसका फायदा क्या है, मैं समझाता हूं। देखो दोनों में कंपैरिजन करते हैं। अब एक जगह कोस्ट ऐसा एकदम पूरा क्लीन है, मतलब आपको अब यहाँ पे अगर पोर्ट बनाना है, तो पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, पोर्ट बनाने के लिए आपको इस तरह से अंदर कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। कोस्टल एरिया को तोड़ के जाना होगा और फिर अंदर यहां तक पानी पहुंचाओगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पैर निकल आते हैं कोस्ट पे जाके जहाजों के, कि वो पैर पैर जाएंगे, फिर उन्हें तो पानी चाहिए रहेगा ना एकदम एरिया तक पहुंचने के लिए। मतलब इनंडेटेड, हाईली इनंडेटेड का एक फायदा रहता है कि यहाँ पे क्या रहता है, बहुत ज्यादा रॉक वगैरह रहती है, तो नेचुरल हार्बर बन जाते हैं। मतलब जब कोस्ट इस तरह से टूटा हुआ है, ठीक है, बीच बीच में क्या है, कोस्ट में से कहीं जमीन बाहर निकली, कहीं नहीं निकली है, ठीक है, तो उससे फायदा यह मिलता है कि आपको ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता है, आपको वो नेचुरली ही ऐसे पोर्ट की तरह मिल जाते हैं कि आप शिप लाओ, यहाँ पे पार्क करो आपकी शिप, आगे समझ में, तो पार्किंग में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे वही लिखा है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज हाईली इनंडेटेड, इस तरह जो उसकी कोस्टल एरियाज है, तो वहां पे क्या है, रॉकी सरफेस है, और जिसमें क्या है, बहुत सारे अंदर अंदर आप ऐसे देखोगे तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, उंगलियों की तरह जैसे हम रहते हैं ना, कि मान लो ये है, ये अगर कोस्टल एरिया है इनंडेटेड, तो आपको क्या करना है, शिप लाना है और यहाँ पे पार्क करना है, बस नेचुरली आपको पोर्ट मिल गया। और अगर मान लो ऐसा रहता कोस्ट, तो आपको यहाँ से शिप पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर आपको क्या करना पड़ता, गड्ढा करके, मतलब एक तरह से पोर्ट बनाना पड़ता है, यहाँ पे हार्बर बनाना पड़ता, ठीक है, पार्किंग के लिए। लेकिन अब इनंडेटेड कोस्टल एरिया, तो आपको शिप लाना है और ऐसे पार्क करना है बस सीधे, तो रेडीमेड क्या मिल गए, पोर्ट्स मिल गए, वो चीज रहती है यहाँ पे, ठीक है। तो अटलांटिक ओशियन में इसी कारण से क्या है, बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स देखने को मिले, मतलब नेचुरली वहां पे आप शिप अपनी पार्क कर सकते हो, ठीक है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन। अब क्या होता है, कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, कॉमर्स मतलब ट्रेड, ठीक है, जहां यहां पे मतलब जैसे ट्रेड के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो अब देखो नॉर्थ अमेरिका है पूरा, इधर साउथ अमेरिका है पूरा, अफ्रीकन कंट्रीज हैं बहुत सारी, पूरा का पूरा यूरोप है। तो अब जब इतने ज्यादा क्या है कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, और इसी के साथ साथ में ट्रेड भी बहुत होता है, इंडस्ट्रीज भी है, तो दिन भर क्या करा करती है शिप्स, इस ओशियन को क्रिस क्रॉस करा करती है, ट्रेड बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशियन, बहुत ज्यादा इसमें क्या करते हैं, क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। तीसरा ओशियन कौन सा है, इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन की सिग्निफिकेंस ये है कि उस ओशियन का नाम, उस पूरे के पूरे महासागर का नाम हमारी कंट्री के नाम के ऊपर रखा है। क्यों सिग्निफिकेंस है कुछ, द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। सवाल वाई, तो समझो इस चीज को, जैसे ये है पूरा इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है इस तरह से, मतलब ये तो खैर अरेबियन ओशियन हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे यहां से देखो ये पूरा इंडियन ओशियन है, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, एक ट्रायंगुलर शेप में एक ओशियन है यहाँ पे, ठीक है। तो द शेप ऑफ द ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। अब सवाल ये है मन में कि उसका नाम इंडिया के ऊपर क्यों रखा है, तो अगर आप देखोगे इंडियन ओशियन में बहुत सारी कंट्रीज अपनी बॉर्डर टच कर रही है, जैसे आप देखो यहाँ तंजानिया, कीनिया, सोमालिया, सऊदी अरेबिया, ओमान, पाकिस्तान, इंडिया, बर्मा, मलेशिया, सुमात्रा, ऑस्ट्रेलिया, कितनी सारी कंट्रीज की बॉर्डर टच हो रही है। लेकिन किसी के पास भी इंडियन ओशियन में इंडिया के इतनी बॉर्डर नहीं है, मतलब इंडिया की इतनी लंबी कोस्टल लाइन नहीं है। इंडिया की जो पोजीशन है बहुत स्ट्रेटेजिक है, मतलब हम प्रोट्यूट करना मतलब एकदम अंदर तक गए हैं इंडियन ओशियन में, देखो ना ये इंडियन ओशियन में हम एकदम अंदर तक पेनिट्रेट कर गए, तो हमारे पास बड़ी कोस्टल लाइन है। एक डेवलप्ड कंट्री अगर डेवलप्ड इन द सेंस कि ये जो दूसरे नेशन है, तो दूसरे नेशंस की अपेक्षा में हम ज्यादा अच्छी पोजीशन में, तो हमारी आर्मी, हमारी पोजीशन, हमारा हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंडिया से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था इंडियन ओशियन में। तो इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए
ठीक है। ज्योग्राफिकली देखते हुए क्या होता है कि इंडियन ओशियन का नाम इंडिया के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। तो इस सेंस में यहां पे लिखा गया क्या, द इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। अब देखो क्या है, तो इन द नॉर्थ इट इज बाउंडेड बाय एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड इन ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। तो वेस्ट में अफ्रीका है इंडियन ओशियन के, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया है, और ऊपर अगर नॉर्थ में देखोगे तो ये पूरा का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो उससे ये बंधा हुआ है इंडियन ओशियन। अगला ओशन है सदर्न ओशियन। आपको पता है ये अर्थ है, ऊपर क्या होगा नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ। तो सदर्न ओशियन मतलब ये नीचे वाला जो ओशियन है पूरा। अंटार्कटिका जो है, तो अंटार्कटिका के आजू बाजू जो पूरा ओशियन है ये, ठीक है, अंटार्कटिका के आजू बाजू, इसे सदर्न ओशियन कहा जाता है। तो द सदर्न ओशियन एनसर्कल्स द कंटिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सदर्न ओशियन चलो साउथ में है, पर कितना साउथ में, आप बोल दो कि पोल पे है ओशियन, नहीं ऐसा नहीं है ना। तो 60 डिग्री जो है, तो अंटार्कटिक सर्कल के नीचे नीचे का जो पार्ट है वो सदर्न ओशियन में आता है, ठीक है। आर्कटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्दर्न पोल। तो जैसे सदर्न ओशियन है वैसे ही नॉर्थ में क्या है, आर्कटिक ओशियन है। ये देखो ऊपर यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में 60 डिग्री नॉर्थ के ऊपर, ये 60 डिग्री नॉर्थ है, आर्कटिक सर्कल है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर का ये जो ओशियन है इसे कहा जाता है आर्कटिक ओशियन। फाइन। अब आर्कटिक ओशियन में देखो, द आर्कटिक ओशियन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंड्स द नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल ये जो है तो उसे सराउंड करता है, ये है आर्कटिक ओशियन। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग, ठीक है। टॉप पे अगर देखोगे तो जैसे ये देखो यहाँ पे, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक हो गया। अटलांटिक और पैसिफिक ये नीचे की तरफ है, लेकिन ऊपर से तो किससे जुड़े हुए हैं, ऊपर से जुड़े हुए हैं वो आर्कटिक ओशियन से। क्लियर है, ये पैसिफिक ओशियन है, ये आर्कटिक ओशियन है, इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है। अच्छा अभी एक मिनट रुक जाओ, स्ट्रेट क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। स्ट्रेट क्या होता है, एक छोटा सा चैनल, एक पैसेज जो क्या करता है, दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो आर्कटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन, ठीक है, इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग। ये देखो ये है पूरा पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में बेरिंग सी है जो, और ये है ऊपर की तरफ आर्कटिक ओशियन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपको ये आर्कटिक ओशियन दिख रहा है, ये पैसिफिक ओशियन दिख रहा है। अब ये जो यहाँ पे दोनों के बीच में एक नैरो पैसेज, एक शैलो पैसेज है, तो इस शैलो पैसेज जो है वो किस चीज का है, उसे बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेट को ये दोनों वाटर बॉडीज को जोड़ता है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो सारे ओशियन पे हमने पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, ठीक है, सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। इस वीडियो में हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो तक हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, तो इस चैप्टर के हमने दो डोमेन्स को पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर में कॉन्टिनेंट्स होते हैं, हाइड्रोस्फीयर में ओशियंस वगैरह सारे सब कुछ पढ़ लिए हैं। अब जो तीसरा स्फीयर है हमारे पास, वो तीसरा स्फीयर है एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर शब्द सुन के क्या समझ में आता है, जो हवाओं वाला जो स्फीयर है वो एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। तो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक जो लेयर ऑफ एयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। जैसे अर्थ के ऊपर आप देखोगे तो यहां पे क्या है, बहुत सारी लेयर्स हैं, किस चीज की, अलग अलग एयर मासेस की। क्लियर है, तो अर्थ को एक तरह से ब्लैंकेट किया हुआ है किसने, एयर पार्सल्स ने, और ये जो एयर पार्सल्स हैं जिसने ब्लैंकेट किया हुआ है पूरे अर्थ को, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। आगे ना समझ में, इट प्रोवाइड्स अस विथ the air we breathe and protects us from the harmful effects of sun's rays। देखो, तो सबसे पहली चीज तो एटमॉस्फेयर की जरूरत क्या है, कि एटमॉस्फेयर है तभी हम हैं। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या है, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं, जैसे ऑक्सीजन, वो हम इनहेल करते हैं तभी हम जिंदा हैं। दूसरी चीज क्या है, एटमॉस्फेयर हमें बचाता है, किससे बचाता है, हार्मफुल रेज ऑफ सन। अब क्या होता है, जब सूरज अपनी सनरेज को पहुंचाता है अर्थ पे, तो वो सनरेज, ये यहां पे अलग अलग लेयर ऑफ गैसेस बताई मैंने, तो एक लेयर कौन सी होती है, एक लेयर होती है ओजोन वाली। क्लियर है, तो ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है इन अल्ट्रावायलेट रेज से, जो बहुत इंटेंस सनरेज आ रही होती है, तो उससे प्रोटेक्शन देती है हमें, ठीक है। अगर ओजोन लेयर नहीं होती तो हम सबको बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, क्योंकि जो सनरेज डायरेक्ट आ रही है वो बहुत हार्मफुल रहती है। क्लियर, द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब ये जो पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर, तो जिसमें मैंने बताया लेयर्स ऑफ एयर है, एक लेयर नहीं बोल रहा हूं, लेयर्स ऑफ एयर्स, तो मल्टीपल लेयर्स हैं। तो मल्टीपल लेयर्स में जैसे क्या है, देखो ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर है, मीजोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर है, एक्सोस्फेयर है।
अब सारे स्फीयर की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एरोप्लेन उड़ाना है आपको तो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर की बॉर्डर पे उड़ाओ, ठीक है। फिर आपको क्या है, सैटेलाइट लॉन्च करना है तो एक्सोस्फीयर में होगा। फिर जैसे अगर देखते हैं जो थर्मोस्फीयर में जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रहते हैं तो यहाँ पे आयंस वगैरह जो रहते हैं तो रेडियो के जो फ्रीक्वेंसी वगैरह सेट होती है वो यहाँ पे हो जाती है थर्मोस्फीयर में। तो इस तरह से क्या है कि अलग अलग स्फीयर के अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, अलग अलग कंपोजिशन होता है, अलग अलग गैसेज होती है, सारी चीजें देखने को मिलती है। फाइन, अभी अगर आप समअप करें जितना मैंने आपको समझाया तो एटमॉस्फेयर क्या है, लेयर्स ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, ठीक है। अब उसमें क्या है, उसमें अलग अलग चीज वो हमें प्रोटेक्शन देती है अल्ट्रावायलेट रेस से, लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन होती है उसमें। उसके बाद में अगली चीज, डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी जो एटमॉस्फेयर पूरा दिख रहा है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा गैसेस जो है तो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी है, आपको पता है लाइफ सपोर्टिंग है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम कैसे जिंदा रह पाएंगे। और अगला नाइट्रोजन भी एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। तो 78 और 21, 99% जो है लगभग दो गैसेस मिलकर बनाती है। अब बचा 1% जो है तो उसमें दूसरी दुनिया भर की तमाम गैसेस आ जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और ये जो दूसरी अलग अलग गैसेस होती है ना, हीलियम वगैरह, वो सारा सब कुछ क्या होता है 1% के अंदर आ जाती है। तो ये कंपोजिशन हो गया। इतनी सारी गैसेस है तो गैसेस का काम क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंस बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट होती है गैसेस कि ये सरफेस है, ठीक। अब ये आपका जैसे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर है। अब सनरेज आई तो अल्ट्रावायलेट रेज से तो बचा लिया हमें, ये जैसे ओजोन लेयर है तो ओजोन लेयर ने हमें जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज थी उससे तो बचा लिया। अब जैसे कहां होती है, जमीन पे आती है तो जमीन पे टकराने के बाद में रिफ्लेक्ट हो जाती है तो कुछ तो वापस निकल जाती है। लेकिन ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर क्या करता है, कुछ गैसेस को ट्रैप करके रखता है, रोक लेता है। अब गैसेस को ट्रैप करके रखेगा तो उसका फायदा क्या होता है पता है, कि मान लो अभी तो सनरेज आ रही है लेकिन रात के समय पे जब सनरेज नहीं आएगी तो फिर क्या हो जाएगा, फिर ठंड लगने लगेगी। क्यों? क्योंकि अब सनरेज आ नहीं रही है और जब सनरेज नहीं होगी तो हमें ठंड लगेगी, दिखती बात है। देखो अर्थ पे या फिर पूरे सोलर सिस्टम में अगर देखोगे तो सोर्स ऑफ हीट सिर्फ एकमात्र क्या है, सन है। तो अगर सन नहीं रहेगा, जैसे रात में सन नहीं दिखता है हमें, सनरेज नहीं आती है, तो उस समय बहुत ठंड हो जाती है। क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिप हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर हमें क्या करता है पता है, कि दिन में जो सनरेज आई रहती है तो उन्हें कुछ तो रेडिएट हो जाती है वापस, लेकिन कुछ को क्या कर लेता है, रोक के रखता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो ग्रीन हाउस गैसेज होती है, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको देता हूं। आप कार में बैठे रहते हो दोपहर में, तो कार में दोपहर में बैठे रहते हो, बाहर से जो सनरेज आ रही है तो आपके ग्लास क्या करेंगे, अंदर आ जाने देंगे, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जाने देते, वो ट्रैप कर लेते ना, अंदर गर्मी लगने लगती कार में। वही चीज यहां पे होती है, ठीक है। तो वो एटमॉस्फेयर क्या करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस हम जो टेम्परेचर को मॉडरेट रखने में रात के समय में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एटमॉस्फेयर। लाइफ सपोर्टिंग गैसेज जो है जैसे ऑक्सीजन, वो हमें कहां से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भैया, ठीक है। आगे देखो क्या है, द डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, it is maximum at the sea level and decreases rapidly as we go up। अब क्या होता है, ये सन है तो यहां से जो सोलर इंसुलेशंस आ रही है, ये सोलर इंसुलेशंस अर्थ पे आएगी, अर्थ पे टकराने के बाद में क्या हो जाती, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती, कुछ तो बाहर चले जाती वापस एटमॉस्फेयर से, लेकिन कुछ को क्या कर लेता है, एटमॉस्फेयर ट्रैप कर लेता है, बाहर नहीं जाने देता है। अब देखो क्या है, ये जो सनरेज आती है ना, सनरेज के कारण जो दूसरी गैसेज हैं हो रही है, तो दूसरी गैसेज क्या करती है, हीट स्टोर करती, सारी चीजें करती है। और जो दूसरी गैसेज भी हैं, तो एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेज हैं वो क्या होती है, डेंस गैसेज हमेशा नीचे रहेगी, ठीक है, डेंस गैसेस नीचे रहेगी। तो एटमॉस्फेयर में नीचे की तरफ, नीचे मतलब क्या होता है, जैसे सी लेवल है तो सी लेवल के बराबर, सी लेवल समझाया था। अब ये देखो, द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस रैपिडली एज वी गो अप। तो अधिकतर जो गैसेस हैं एटमॉस्फेयर में वो कहां होती है, मैक्सिमम एट सी लेवल, जमीन पे, ठीक है, बेस पे ज्यादा रहेगी तो डेंसिटी यहां ज्यादा रहती है। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, तो पहाड़ों पे जैसे जैसे जाते जाओगे आप क्या होते जाएगा, टेम्परेचर गिरते चले जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर गिरते चले जाएगा, साथ ही साथ में क्या होगा, डेंसिटी जो है, तो यहां पे अब क्या होता है कि यहां पे बहुत कम ऊपर क्या होती है, गैसेज होती है, कि ऊपर ऑक्सीजन कम होती है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विथ हाइट, तो नीचे जो रहता है एटमॉस्फेयर डेंस रहता है, नीचे एटमॉस्फेयर क्या रहता है, बहुत डेंस, और ऊपर ऊपर जाते जाओगे तो एटमॉस्फेयर में डेंसिटी कम हो जाएगी, मतलब वहां गैसेस कम है, ऑक्सीजन की कमी रहेगी, इसीलिए तो ये सिलेंडर ले जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, ये हो गया। तो अब एक कंसेप्ट में समझाता हूं आपको हाई प्रेशर लो प्रेशर का। एक स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, जो एयर होती है ना, एयर हमेशा कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये गांठ बांध लो, ठीक है। अब समझाता हूं क्या है, देखो जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी, जैसे यहां सोलर इंसुलेशन ज्यादा है इस एरिया में,
ठीक है, और इस एरिया में सोलर इंसुलेशन कम है, मतलब सूर्य की किरणें कम आ रही है, तो यहां पे क्या होगा, लो प्रेशर होगा। मतलब लो प्रेशर क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन हुई बहुत ज्यादा, तो यहां पे जितनी भी गैसेस थी वो सब क्या हो जाती, सारी की सारी गैसेस हीट अप हो जाती, गर्म हो जाएगी, तो वो ऊपर की ओर उठने लगती। इवेपोरेशन होता है ना, जैसे ऐसे समझ लो, तो वो ऊपर के ऊपर उठने लगी एयर मासेस। तो यहां प्रेशर देखो, एयर का ये प्रेशर होता है, ये प्रेशर मतलब हाई प्रेशर। अब प्रेशर, एयर तो ऊपर जा रही है तो प्रेशर कम हो रहा है ना, तो लो प्रेशर हो गया, तो ये लो प्रेशर कहलाएगा। जहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा रहेगी वो एरिया लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर वाली एयर्स क्या करती है, ऊपर एटमॉस्फेयर में जाके डाइवर्ट हो जाती है, ठीक है, डाइवर्ट हो जाती है, और जहां पे फिर क्या है, मैंने बताया सोलर इंसुलेशन यहां ज्यादा थी, यहां कम है, तो जहां सोलर इंसुलेशन कम होती वहां पे एयर मासेस नीचे। विंटर्स में जैसे आपने देखा होगा, विंटर्स में क्या रहता है, बहुत ज्यादा मतलब आपके आजू बाजू एटमॉस्फेयर में क्या रहेगा, प्रेशर रहता है। क्यों, क्योंकि सोलर इंसुलेशन कम है, तो ऊपर कन्वेक्शनल करंट्स नहीं उठ रही है, ठीक है, और नीचे की तरफ क्या हो जाता है, प्रेशर ज्यादा बनता है, तो एयर मासेस जब नीचे बैठेगी, अब ये हाई प्रेशर नीचे आ रहा है ना, तो ये हाई प्रेशर होता है। अब देखो क्या है, तो यहां से हवा उठी, डाइवर्ट हुई और यहां बैठ गई है। अब जमीन के अंदर गड्ढा करके तो नहीं जाएगी, अब उसे क्या चाहिए रहेगा, एयर मासेस कहीं तो मूव करेगी, तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। क्यों, क्योंकि यहां जगह खाली होते जा रही है, यहां की एयर मासेस ऊपर उठ रही है ना, तो जब यहां की एयर मासेस ऊपर उठ रही है तो यहां जगह क्या हो रही है, खाली हो रही है, यहां पे वैक्यूम है, तो वो वैक्यूम की तरफ, जैसे आप क्या है, आप बलून को देखना, इधर से बलून पकड़ के रखा है, यहां पे खाली जगह है बलून में, यहां पूरी गैसेस भरी हुई है, यहां से बलून दबाओगे तो गैसेस इधर की तरफ भागेगी। क्यों भागेगी, क्योंकि यहां पे प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या हो जाएगा, अपने आप जो एयर मासेस है वो मूव कर जाएगी। तो हवा हमेशा कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। मूवमेंट ऑफ द विंड, मूवमेंट ऑफ विंड इज ऑलवेज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये कंसेप्ट हमेशा याद रखना है आपको जीवन भर। समझ गए यहां तक, बढ़िया, समझदार बच्चे हो, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ लाइफ। तो अर्थ के हमने जो दूसरे अलग अलग मेजर डोमेन्स पढ़े, तो उसमें हमने लिथोस्फीयर पढ़ा, हाइड्रोस्फीयर पढ़ा और एटमॉस्फेयर पढ़ा। तीनों स्फीयर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, बोलो हाँ, ठीक है। और अब जो चौथा स्फीयर पढ़ने वाले हैं, तो जिसमें क्या लिखा है, द डोमेन ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ यहां पे पॉसिबल है बायोस्फीयर में। बायो मींस लाइफ, स्फीयर मतलब वो जो डोमेन है, तो यहां पे लाइफ पॉसिबल है। कैसे, तो ऐसा समझो, अभी तक जितने स्फीयर पढ़े, तो आप सिर्फ जमीन पे भी नहीं रह सकते। आप बोलोगे कि नहीं जमीन पे रहूंगा, पानी को छूंगा तक नहीं, हवा को मैं इंटेक नहीं करूंगा, सिर्फ जमीन पे रहूंगा, सिर्फ लिथोस्फीयर पे रहूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ना आप एक्वामैन हो, एक्वामैन हो क्या, ठीक है, कि पानी में डूबे रहोगे, बस पानी में चल जाएगा आपका काम, वो भी नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। आपको पानी के साथ साथ जमीन भी चाहिए, हवा भी चाहिए, ठीक है ना। आप जादू हो कि एटमॉस्फेयर में जितनी भी वो इंटेक करता था सनलाइट वगैरह, तो उस तरह से जादू धूप बोल के आप खा लोगे, पी लोगे और जिंदा रह लोगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको एक ऐसा जोन चाहिए जहां पे तीनों चीजें मिलती हो, ठीक है। तो वेयर डज द मैजिक हैपेंस, तो मैजिक यहां पे होता है, जो अलग अलग स्फीयर है हमारे, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, अब तीनों जहां पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, आपको रहने के लिए जमीन, पीने के लिए पानी और इंटेक करने के लिए हवा, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे प्लांट्स का अगर देखें, तो प्लांट्स को क्या है, अब प्लांट्स जड़ों के थ्रू सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, पानी लेते हैं, तब ग्रो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में से लेते हैं। तो ये जहां पे ये नैरो इंटरैक्शन रहेगा तीनों स्फीयर का, वहां पे लाइफ फॉर्म पॉसिबल है। आगे समझ में, तो द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर, ठीक है ना। एंड द मैजिक हैपेंस हियर, लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट हियर, लाइफ यहां पे पॉसिबल हो पाती है। वो क्लियर है। अब आगे देखो क्या है, all the living organisms including humans are linked to each other and to biosphere for their survival, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे लोग आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उन्हें पानी चाहिए रहता है, तो वो हाइड्रोस्फीयर से मिलता है, उन्हें न्यूट्रिएंट्स चाहिए रहते हैं, सॉइल से मिलता है, हमें भी पानी चाहिए रहेगा, हाइड्रोस्फीयर से ही मिलेगा ना। तो उस तरह से हम दूसरे स्फीयर्स के ऊपर इक्वली डिपेंडेंट हैं, और उसी के साथ साथ में दूसरे ह्यूमन बींग्स के साथ में, ह्यूमन बींग्स के अलावा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इंटरडिपेंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो दोनों प्लांट किंगडम भी और एनिमल किंगडम भी, सारा सब कुछ क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। जैसे प्लांट किंगडम की अगर बात करें, तो अगर एनिमल किंगडम नहीं होगी, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, प्लांट्स को अगर आप देखोगे तो उनके पॉलिनेशन के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ह्यूमन बींग्स जरूरी होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए प्लांट्स जरूरी होते हैं। तो इंटरडिपेंडेंस तो है, मानते हो ना। अब देखो क्या है, तो द इंटर रिलेशन अमंग दी थ्री डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट एक्सप्लेन। अब ये तीनों डोमेन्स भी जो इंटर रिलेटेड रहते हैं आपस में, तीनों डोमेन्स जो है आपको इंटर रिलेशन बताता हूं। एटमॉस्फेयर में एयर होती है, सनलाइट वगैरह सब होती है, तो वो वही क्या करती है, वो हाइड्रोस्फीयर से इवापोरेशन करवाती है। अब इवापोरेशन होता है, इवापोरेशन होने के बाद में बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, और अगर लिथोस्फीयर ना हो तो वो पानी कहां जाएगा बताओ। कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था, लिथोस्फीयर में दोनों पार्ट आता है, ओशियन सरफेस भी आता है, ओशियन बेड भी आता है, कॉन्टिनेंट भी। तो हाइड्रोस्फीयर को भी अपने आप को कहीं पे तो रखना होगा ना।
ऐसा तो नहीं ना कि पानी हवा में तैर लेगा, पानी को जमीन की जरूरत है, जमीन को पानी की जरूरत है ताकि वो अपने ऊपर किसी को जीवन दे सके, प्लांट्स को ग्रो करवा सके। और इन सारे प्रोसेस में एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा जरूरी है, वहीं पे क्या होगा, इवोपरेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, सारी चीजें होगी। तो तीनों जो स्फीयर है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, वो इंटर रिलेशन है, इंटर रिलेशन अमंग द थ्री डोमेन्स ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम पेड़ों को काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हम किसी ना किसी स्फीयर में, बायोस्फीयर में जहां लाइफ पॉसिबल है उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, हमारी माइनिंग एक्टिविटीज, इन सारी चीजों के करते हैं हम क्या कर रहे हैं, लिथोस्फीयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, एयर को हमने पॉल्यूट कर दिया है, पानी को तो हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, फिर बाद में होता यही कि हमें घूम के वापस बीमारियां मिलती हैं। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे चैलेंजेस है, ह्यूमन बींग्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ सिंसियर अटेंशन टुवर्ड्स दीज प्रॉब्लम्स। ठीक है, अदरवाइज द फ्यूचर इज इन डेंजर। ठीक है, तो सेंस में बायोस्फीयर डोमेन ऑफ लाइफ होता है, क्या होता है वो मैंने आपको बताया, और उसे संभालना, उसे सहेजना, ठीक है, उसकी रक्षा करना, उसका ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य बनता है। समझ में आया? अब चैप्टर खत्म हो गया है, एंजॉय। ठीक है।